औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैं हूँ मोहम्मद अरबाज खान, आपका अपने स्टडी चैनल द मैथ चैप्टर में खुश आमदीद। सो आज से हम प्रॉपर मैथ करने का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम 9th की मैथ सीखेंगे, 10th की मैथ सीखेंगे, 11th की मैथ सीखेंगे और 12th की मैथ सीखेंगे। और इसके अलावा हम बहुत सारी मैथ की ट्रिक्स सीखेंगे। सो आज हम जो प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास 9th बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इट्स चैप्टर नेम इज मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होना चाहिए मैट्रिसेस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है। अगर हम इसका उर्दू में तर्जमा करें तो कुछ यूं है, कालब और इसका मक्ता। तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस इज नथिंग, मैट्रिसेस कुछ भी नहीं है। इट इज अ अरेंजमेंट्स, ये एक तरतीब है ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबरों की इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स में। अगर हम एक रियल नंबर को, कुछ रियल नंबर को बंद कर दें एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक स्पेसिफिक हालत में, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स होगा। तो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे शेयर करता हूं, कुछ यूं है। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? कालब क्या है? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? कालब क्या है? हम इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ कुछ यूं करेंगे। मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है। इट इज द it is the arrangements of real number, of real numbers in a square bracket, in a square bracket। तो हम इसको क्या नेम देंगे? इट इज अ मैट्रिक्स। अगर हम इसका उर्दू में डेफिनेशन करें तो कुछ यूं होगा कि कालब कुछ भी नहीं है, ये ओनली ऑन एक रियल नंबर की अरेंजमेंट्स है बड़ी ब्रैकेट में। इसके हम एक मिसाल करते हैं। हमारे पास ए बी सी डी नंबर हैं फॉर एग्जांपल। अगर हम इसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें और इसको हम नाम दे दें ए का, तो ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास होता है मैट्रिक्स। सो इसके जो आगे वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है डिटर्मिनेंट्स। मक्ता क्या है? मक्ता कुछ भी नहीं है। अगर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐसे कर दें, मतलब वर्टिकल लाइन बना दें, तो ये हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट्स, मक्ते की फॉर्म। सो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारे पास 1.1। सो एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि कालब क्या है और मक्ता क्या है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। सो 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 जो हम करने लगे हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, दर्ज झैल कालबों का मर्तबा बताइए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो हमारे पास मर्तबा, मर्तबा लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ऑर्डर यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है? फ़र्ज़ करें कि मैं खुद से लिखता हूँ कि हमारे पास एक ए ऐसा कालिब है जिसके एलिमेंट्स, अरकान कुछ यूँ हैं 3, 2, 4 एंड 6। इसका हमने फाइंड करना है मर्तबा, ऑर्डर। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ मिसाल दूंगा। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक पेज इस्तेमाल किया मैंने, एक पेज है हमारे पास। आपको इस पेज में ये हॉरिजेंटली लाइन नज़र आ रही होंगी, मतलब उफ़ की लाइनें, ठीक है ना, उफ़ की लाइनें। उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमारे पास जो ये उफ़ की लाइनें हैं, इसको हम देते हैं कतारों का नाम, इट्स अ रो। और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब अमूदी लाइन है, इसको हम देते हैं कालम का नाम। सो हमने कालम में यही डिस्कस करना है कि इस कालम में कितनी कतारें हैं, कितने कालम है। सो सिंपल, आइए अगर हम गौर करें, हमारे पास ये जो चीज़ है इसको हम नाम देते हैं रो का, मतलब उर्दू में लिखें तो हम इसे कहेंगे कतार। अगर हम इस तरह देखें तो ये हमारे पास होगा कॉलम। सो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें
तो सिंपल है, वेरी इजी है कि इसमें 2 कतारें हैं और ये 2 कॉलम है। सो मैं इस तरह इसे लिखूंगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/2। मतलब ये जो कॉलम हमारे पास है इस्तेमाल हुआ है उसमें 2 ही कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि कॉलम लिखते हुए वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन महसूस करते हैं कि मैंने कॉलम पहले लिखने हैं या कतार पहले लिखनी है। सो आपने इजी लिखना है, इजी इस तरह लिखना है कि कॉलम में जब हम उसका मर्तबा लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कतारें लिखते हैं। इस चीज़ को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि इसकी कतारें कितनी, और सेकंड लास्ट पे सेकंड में हम उसको कॉलम बयान करते हैं। जैसा कि मैंने किया है कि इसमें 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है 2/2। सो हम किताब के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ये तो किताब का हिस्सा नहीं था, मैंने खुद से एग्जांपल शेयर की थी आपसे। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ हैं A B C D E F G H तक हैं। चंद एक मैं आपसे शेयर करूंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ कॉलम मैं लिख रहा हूं कि A इज इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। इसी तरह B इज इक्वल टू 2, 0, 3 एंड 5। इसी तरह D इज इक्वल टू 4, 0 एंड 6। इसी तरह F इज इक्वल टू 2। चंद एक कॉलम मैंने आपसे शेयर किए हैं। सो हम इसका देखते हैं कि इसका मर्तबा क्या है। अगर हम गौर करें, मैंने आपको बताया था कि कॉलम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कतारें देखते हैं, मतलब रो देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि इसमें उफ की कतारें कितनी हैं। एक हमारे पास ये उफ की कतार है, एक हमारे पास ये उफ की कतार है, मतलब इसकी जो रो हैं वो 2 हैं। इसका मैं अगर ऑर्डर लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा 2/। अगर हम अब कॉलम को देखें, कॉलम हमारे पास अमूती होती मतलब वर्टिकल लाइन होती हैं, तो ये भी हमारे पास 2 हैं। तो मैं इसको यूं लिखूंगा 2/2। ये हमने इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया। इसी तरह बी की तरफ चले जाएं, सेम 2/2। अगर हम डी की तरफ जाएं 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टली लाइन है, 3 उफकी लाइनें हैं, मतलब इसकी जो रो हैं वो हमारे पास 3 है और कॉलम वर्टिकल में 1 ही है। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3/1, मतलब 3 कतारें हैं और 1 कॉलम है। एफ की तरफ जाएं तो इसमें 1 ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 ही उफकी लाइन है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर सिंपल है 1/1, मतलब 1 ही कतार है और 1 ही कॉलम है। सो 1.1 का जो फर्स्ट यूज था वो मैंने आपको समझा दिया है। चंद एक सवाल मिस किए हैं, वो भी सेम इसी तरह है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बाद में कमेंट्स में शेयर कर लीजिएगा। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम फाइंड करते हैं कौन कौन से कॉलम आपस में मुसावी हैं, और इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको कि कौन कौन से कॉलम इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स हैं क्या। इक्वल मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो इस अंदाज में करेंगे। अगर आप इक्वल मैट्रिक्स का नाम सुन रहे हैं तो आपको नाम से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल दरअसल हमारे पास होता है बराबर, मुसावी। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स की उन्होंने एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई है, ख़ास उन्होंने रीज़न बताई है कि कौन कौन से कॉलम आपस में मुसावी होते हैं। तो उनकी ये एक निशानी है कि जो कॉलम जिनकी
एक तो उन्होंने पहली कंडीशन ये बताई है कि उनका मर्तबा सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, मतलब एक कॉलम 2x2 है तो बी जोज बी 2x2 होना चाहिए। ये एक तो पहली निशानी उन्होंने बताई है। दूसरी निशानी उन्होंने हमसे जो शेयर की है वो ये है कि उनकी कोरस्पेंडिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, मतलब ए के पास है 4 4 4 तो बी के पास भी 4 4 4 होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास कॉलम होंगे तो मैं इसे कहूँगा ए एंड बी आर इक्वल। सो इस तरह मैं आपको कुछ सवाल ही कर लेते हैं, डायरेक्ट मिसाल क्या लेनी, डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं। हमारे पास a बराबर है 3, आगे उन्होंने बताया हुआ है b बराबर है 3 and 5, c उन्होंने बताया हुआ है 5 - 2, d उन्होंने बताया हुआ है 5 and 3, e उन्होंने बताया हुआ है 4 0 6 2, f उन्होंने बताया हुआ है 2 and 6, और जो g है उन्होंने बताया हुआ है 3 - 1 3 + 3, और h हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 4 0 6 and 2, और जो हमारे पास i है, i उन्होंने दी हुई है 3 और थोड़े से स्पेस पे 3 + 2, और एक कॉलम हमारे पास रह गया है वो हमारे पास j उन्होंने दिया हुआ है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 and 2 + 0। ये उन्होंने हमें कालब दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप बताएं कौन कौन से कालब आपस में मुसावी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी इक्वल मैट्रिक्स की, वो मैंने ये आपको बताई थी कि सबसे पहले तो उनका मर्तबा सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, और उसके अलावा कालबों के जो अंदर अरकान हैं उनका एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोरस्पेंडिंग एंट्रीज आर सेम होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इनका मर्तबा क्या है। ये सिंगल एंट्रीज है, इसको हम हल नहीं कर सकते, लिहाजा इसका डायरेक्ट ही हम ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है मैं ऊपर लिख लेता हूँ निशानदाही के लिए 1/1। अगर इसका मैं ऑर्डर फाइंड करूँ तो ये हमारे पास एक कतार है और 2 कॉलम है। सो मैं इसे लिखूँगा 1/2। सो हमारे पास ये जो कॉलम है इसमें मतलब कुछ चीज़ सॉल्व हो रही है, उन्होंने लिखा है 5 - 2। सो इसका हम डायरेक्ट जो ऑर्डर है वो हम नहीं लिख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे, फिर इसका मर्तबा लिखेंगे। 5 - 2 ये हमारे पास बराबर होता है 3 के। अगर 5 में 2 में सब्ट्रैक्ट करूं तो ज़ाहिर सी बात है 3 ही होगा, और इसका मर्तबा मैं अब लिखूंगा वो क्या है 1/1। डी की तरफ जाएं तो ये हमारे पास हल नहीं होता, अलग अलग कंडीशन है। 5 and 3 इसका मर्तबा अगर लिखूं मैं, एक कतार है 2 कॉलम है, मतलब 1/2। अगर ई पे जाऊं, ई का भी अलग अलग मतलब एलिमेंट्स हैं उसके, ये इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो डायरेक्ट इसको ऑर्डर लिखेंगे। हमारे पास 2 कतारें हैं 2 कॉलम है, मतलब 2/2। इसका भी हम डायरेक्ट ऑर्डर लिखेंगे। इसके हमारे पास 2 कतारें 1 कॉलम है, मतलब 2/1। अब जी पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। उन्होंने कहा 3 - 1 and 3 + 3, 3 में से 1 को माइनस कर दें और 3 + 3 ऐड कर दें। मतलब अगर मैं इसे यूं लिखूं, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास जवाब आता है 2। 3 में से 3 प्लस करूं तो फिर हमारे पास जो जवाब आता है वो 6 है। अब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। इसमें हम 2 कतारें देख रहे हैं और 1 कॉलम देख रहे हैं, मतलब 2/1। एच पे जाएं तो ये भी सिंप्लीफाई नहीं होता, इसमें 2 कतारें 2 कॉलम, मतलब 2/2। आई पे जाएं, आई में भी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 वैसे लिख दें, 3 + 2 मतलब 5। अब इसका ऑर्डर लिख लें, 1 कतार है और 2 कॉलम, मतलब 1/2। जे हमारे पास आखिरी मैट्रिक्स है, इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं आपको कर देता हूँ। 2 + 2 4, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ
0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। इसका ऑर्डर जो हमारे पास आया है वो हमारे पास है 2/2। मैंने सारे कॉलमों को जो हल होते थे वो मैंने हल करके उनके मर्तबे लिख दिए हैं। अब आप मैच कर लें, हमारे पास एक कॉलम है 1/1। सो आप तलाश करें जो मैंने हल किए हैं कोई और 1/1 है। एक हमारे पास A है और एक हमारे पास C है। इसके अलावा तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि है ही नहीं। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 1/1 1/1। तो मैं इसे लिख दूंगा A = C, मतलब A कॉलम C के बराबर है, इट इज इक्वल मैट्रिक्स। आगे आप B की तरफ जाएं, इसका जो ऑर्डर हमें नजर आ रहा है वो हमारे पास है 1/2। आप सर्च करें 1/2 कहाँ है। हमारे पास एक ये है, एक हमारे पास ये है, मतलब बस यही है। एक B है, एक हमारे पास D है और एक हमारे पास I है। इसके अलावा तो और कोई नहीं है, नहीं है। सो हमारे पास यही मैट्रिक्स इक्वल है, B = D, D = I। ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। आगे आप आ जाएं D की तरफ, D बल्कि मैंने लिख दिया है। E की तरफ आ जाएं, 2/2। 2/2 फाइंड करें, मैंने कौन सा निकाला है। एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है, 2/2। इसके अलावा हमारे पास ये भी है, मतलब E = H, H = J। ये तीनों बराबर हैं। मैं इसे लिख दूंगा E = H, H = J। सो हमने सारे ही फाइंड कर लिया तकरीबन, कि एक रह गया। हमारे पास एक G कॉलम है 2/1 और एक F कॉलम है 2/1, और मैं इसको लिख दूंगा F = G। ये हमारे पास जो कॉलम मैंने लिखे हैं ये एक दूसरे के बराबर थे। क्या किया मैंने, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, जैसे मैट्रिक्स थे वैसे लिख दिए, जो हल होने वाले थे उनको हल कर दिया है। हल करने के बाद जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मर्तबा सेम है, उनको एक दूसरे के बराबर रख दिया, बस। और कुछ भी नहीं किया मैंने। आपने घबराना नहीं है, कितना बड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। कुछ कॉलम तो थे ही वैसे वैसे लिख दिए, कुछ हल करने वाले थे प्लस सब्ट्रैक्टिंग, वो करके बस सॉल्व कर दिया है। सॉल्व में जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आया है, A = C, मतलब A और C बराबर हैं। B = D, D = I, मतलब B D के बराबर है और D I के बराबर, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसके बाद देखें तो E = H, H = J, E H के बराबर है और H J के बराबर, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। और सेकंड पे मैंने देखा है कि F = G, मतलब F और G आपस में बराबर है। ये हमारे पास था दूसरा क्वेश्चन। सो अगर कोई प्रॉब्लम इसमें भी हो तो आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और 1.1 का जो आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे उसमें हम फाइंड करते हैं वैल्यूज किसकी, A की, B की, C की एंड D की। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाज़ दफ़ा ये लॉन्ग आ जाता है, नहीं भी आता, लेकिन सो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। सो अब हम जो करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। A, B, C, D की मैंने वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारे पास जो रकम उन्होंने दी हुई, उन्होंने कहा है कि A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6 = 0, -7, 3 एंड 2D। ये हमारे पास उन्होंने रकम दी है और उन्होंने कहा है कि A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने कर लेनी है। सो अगर हम थोड़ा सा गौर करें, रकम को देखें, रियाजी का जो सवाल होता है उसका जो हल होता है उसकी रकम में ही होता है। तो हम उसको ज़रा गौर से देखते हैं कि हमारे पास जो कॉलम है = है इस कॉलम के, ये मैट्रिक्स बराबर है इस रकम के। सिंपल कहूँ को ये रकम इस रकम के बराबर है, बस। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये कॉलम इस कॉलम के बराबर है तो इसकी जो हर रकम है वो उस रकम के बराबर है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको
बता देता हूँ कि मैं फ़र्ज़ करें नंबरिंग करता हूँ, आपने पेपर में नंबरिंग नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। इसी तरह सेम ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का नंबर 1 है, मैं उसको क्या करूँगा कि वो बराबर है राइट वाले नंबर 1 के। इसी तरह 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर। मैं इसे लिख दूंगा, क्या करूँगा, a प्लस सी, ये नंबर 1 मैंने उठाया, दरमियान में जो साइन है वो इक्वल का मैंने लिख लिया है, और इस साइड पे जो नंबर 1 है वो हमारे पास 0 है, मैंने 0 लिख दिया। नंबर 1 के बराबर लिख लिया है। इसी तरह नंबर 2 पे आ जाएं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, क्योंकि नंबर 2 जो यहाँ है उस साइड पे जो नंबर 2 इस्तेमाल किया मैंने वो -7 है, तो दोनों को मैंने बराबर लिख दिया। c-1 नंबर 3 है, इधर वाला नंबर 3 है, इसको इसके बराबर लिख दिया है। नंबर 4 पे जाएं तो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, नंबर 4 के बराबर कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हल करने के लिए मैं इसको नेम दूंगा। फ़र्ज़ करें कि इसको मैं नंबर देता हूँ, ये हमारे पास नंबर 1 है, ये हमारे पास नंबर 2 है, ये हमारे पास नंबर 3 है और ये हमारे पास नंबर 4 है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा कि मैंने इनको 4 नामों से, मतलब 4 नाम मैंने दे दिए हैं, तो अब आपके जहन में ये सवाल तो आता होगा कि हमने हल कौन सी पहले करनी है। सो घबराना नहीं है, मैंने कहा है कि आपको उसका जवाब रकमों में ही मिलेगा। तो रकमों पे गौर कीजिए, ये हमारे पास a प्लस सी है इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको हल करूं तो ना हमारे पास a की वैल्यू है ना हमारे पास c की वैल्यू है। नंबर 2 पे जाएं, a प्लस 2 भी ना हमारे पास a की वैल्यू ना हमारे पास b की वैल्यू, इसको भी हम नहीं हल करेंगे। नंबर 3 पे जाएं तो c - 1 इज इक्वल टू 3, मतलब इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो अकेला सी है, इसके साथ कोई और अटैचमेंट नहीं कर रहा। अगर मैं ऐसा करूं कि -1 को वहां जाकर प्लस कर दूं तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, और जो नंबर 4 थे उसमें तो है ही सिर्फ d, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, मतलब इसमें है ही d, इसमें a b c d का जिक्र नहीं है, एक अलग इक्वेशन है। सो हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हल करेंगे उसे हम यूँ लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इसको उर्दू को ट्रांसलेशन करूँ तो यूँ करूँगा कि मुसावात नंबर 3 को हल करने से, जो बच्चे उर्दू वाले, c-1 इज इक्वल टू 3, मैंने जो नंबर 3 वाली मुसावात है उसको वैसा ही लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं क्या करूँगा, c के जवाब के लिए -1 है, इसको उधर जाके जब मैं इसको ले जाऊंगा तो -1 + 1 में चेंज हो जाएगा। कोई भी हिस्सा अगर हम बराबर की साइड पे ले जाते हैं तो वो माइनस हो तो जमा हो जाता है, ज़रब हो तो वो तकसीम हो जाता है। 3 और 1 4, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि सी की तो वैल्यू आ गई है, अब हमने कौन सी मुसावात को हल करना है। वेरी सिंपल, अब आप उन मुसावातों को गौर से देखें जिसमें सी इस्तेमाल हो रहा हो। नंबर 3 के अलावा को किसको हमने हल कर लिया है, ठीक है। गौर किया तो मैंने क्या देखा कि नंबर 1 में सी नज़र मुझे आ रहा है। मैंने क्या करना है, सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, जस्ट, और कुछ नहीं करना। मैं क्या करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब उर्दू के लिए मैं क्या कहूँगा, सी की कीमत मुसावत नंबर 1 में दर्ज करने से, दर्ज कर दें a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की कितनी वैल्यू है अभी मैंने निकाली है, c इज इक्वल टू 4, तो c की जगह नंबर 4 ऐड कर दें, +4 बराबर है 0। a की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब a मुझे चाहिए ना, जो +4 साथ कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, मैं उसको इससे जुदा कर दूंगा। सो सिंपल a की कीमत आ जाएगी। क्या करूंगा, +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा, ये हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई। इसी तरह अब जिसमें a ऐड हो रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है, उस मुसावात में हम a की कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास b की भी आ जाएगी। तो मैं अब इक्वेशन जो हल करूंगा वो मैं हल करूंगा इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या इस्तेमाल की उन्होंने, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की कितनी कीमत है, -4, तो a की जगह से रिप्लेस करें, a की जगह मैं लिखूंगा -4 प्लस 2b -7, 2b इज इक्वल टू -4, इधर माइनस हो रहा है उत्थे जाके मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। 2b -7 से +4 सब्ट्रैक्ट कर दें। अक्सर स्टूडेंट इसमें भी गलती करते हैं कि -4 है +4 है, तो जवाब में क्या लिखूं, +3 लिखूं, -3 लिखूं, तो इसकी उलझन भी मैं साथ ही दूर कर देता हूं। ये करना है कि आपने अगर एक रकम हमारे पास माइनस की है, एक प्लस की है, तो करना सब्ट्रैक्ट ही है, लेकिन जवाब के साथ आपने उस सिंबल को, उस अलामत को लगाना है जो बड़ी हो। -7 से +4 को सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब हमारे पास आएगा -3, क्योंकि -7 बड़ा है। b की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -3/2, ये हमारे पास जवाब आ गया है। आगे मजीद करना चाहें तो 3 को 2 पे डिवाइड कर लें तो मेरे मुताबिक तो वो 1 आता है। सो हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन बची है वो हमारे पास है नंबर 4। इसमें हम d की वैल्यू निकाल लेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, वेरी सिंपल, 4d - x इज इक्वल टू 2d। इसमें किसी जगह को रिप्लेस या पुटिंग करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही हल हो जाएगा। 4d मैं क्या करूंगा, जो d वाली रकम है उनको एक साइड पे ले जाऊंगा, जो अकेला इंस है उसको एक साइड पे ले जाऊंगा। 4d प्लस 2d इधर आकर -2d हो गया, -x उधर जाकर +6 हो गया। 4d से -2 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास आता है 2d, 4d में से 2d निकालें तो 2d आता है, जाहिर सी बात है। 6 अगर हमने d की वैल्यू निकालनी तो सो हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ, जिसमें हमने क्या किया है, a की वैल्यू फाइंड की है, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2। अगर इसको हम मजीद डिवाइड करें तो मैंने आपको बताया है कि 1.5 काल्पनिक जवाब आएगा। और c की वैल्यू हमने फाइंड किया है 4 और d की हमने फाइंड किया है 3। सो हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ, जिसमें हमने क्या सीखा है, 9th की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने क्या सीखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मर्तबा कैसे निकालना, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती है। और इसके अलावा हमने ABCD की वैल्यू फाइंड की है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में जो मैंने आपसे शेयर किया है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।